रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के समय पुतिन को लगा कि उनके पास जरूरी सभी रक्षा व्यवस्थाएं हैं। यूक्रेन रूस पर हमला कर ही नहीं सकता था। उसके पास कोई मिसाइल नहीं थी। रूस को किस बात की चिंता करनी थी? बनने वाला सम्राट जल्द ही यूक्रेन का शासक बन जाएगा, लेकिन सम्राट नंगा है और उसका देश भी। रूस पूरी तरह बेनकाब हो गया, जिससे पुतिन के अहम हिस्सों पर बार बार वार हो सका। रूस में लगातार हमलों से सब कुछ तबाह हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन शिकार से शिकारी बन गया है। अब यूक्रेन आसमान का शिकारी बन गया है। वो आसमान का मालिक है, क्योंकि रूस का पूरा रक्षा तंत्र ढहने की कगार पर है। कोई इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। यूक्रेन युद्ध में मुख्य ध्यान इस पर रहा है कि यूक्रेन रूस के जमीनी हमले और हवाई बमबारी से खुद को कैसे बचा सकता है। हमला करने की बात चर्चा का विषय नहीं थी। ये खास तौर पर 2022 में ऐसा ही था। लेकिन सिर्फ एक साल पहले भी बात ये थी कि यूक्रेन अपनी लगातार बेहतर होती ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल रूस के लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ एक रक्षा दीवार बनाने के लिए कैसे कर सकता है। हाल तक का माहौल अटलांटिक काउंसिल के जुलाई 2025 के एक लेख में पूरी तरह बयां किया गया। यूक्रेनी सेना ड्रोन के नए और तेजी से बढ़ते इस्तेमाल से एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली, जिसे ड्रोन वॉल कहा जाता है, बना रही है। इस लेख में कहा गया कि यूक्रेन की रक्षा प्रणाली का विकास यूरोप के लिए एक ऐसा खाका बन सकता है जिससे वे अपनी महाद्वीप व्यापी ड्रोन वॉल बना सकते हैं। यह निश्चित रूप से सच है कि यूक्रेन की ड्रोन विशेषज्ञता देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आगे भी बनी रहेगी। लेकिन 2026 अपने साथ यूक्रेन के ड्रोन को देखने के नजरिए में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। एक समय पर ये ड्रोन सिर्फ रूसी प्रक्षेपास्त्रों को मार गिराने और मोर्चे पर हताहतों की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से घातक हथियारे बन चुके हैं। 2026 में प्रवेश के साथ यूक्रेन ने ड्रोन इस्तेमाल का तरीका बदला है। अचानक रूसी क्षेत्र में गहराई तक किए जा रहे हमले, जो ऊर्जा और सैन्य ढांचे को निशाना बना रहे थे, अब मध्यम दूरी के हमलों के साथ भी होने लगे। नई ड्रोन की भीड़ ने फ्रंट लाइन पार कर रूसी लॉजिस्टिक्स, कमांड पोस्ट और सप्लाई लाइनों पर हमला कर पुतिन की सेना को कमजोर करना शुरू किया। ये संभव नहीं माना जा रहा था। यूक्रेन उन हथियारों के साथ हमला कर रहा था जिन्हें उसकी रक्षा के लिए मददगार माना गया था, और रूस की कमजोरियां सामने आने लगी। ये कैसे हुआ? इसका कारण पुतिन का अहंकार और यह असमर्थता है कि वह कभी यह सोच भी नहीं सके कि यूक्रेन किसी भी तरह की लंबी या मध्यम दूरी की क्षमताएं विकसित कर सकता है। पुतिन गलत थे। हैरानी की बात यह थी कि यूक्रेन ने अपनी ड्रोन क्षमताओं का इस्तेमाल उसी चीज पर हमला करने में किया जिसकी रूस को सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए थी। रूसी वायु रक्षा प्रणाली सैकड़ों में गिर रही है। जो देश कभी शिकार था, अब शिकारी बनकर आसमान पर राज करता है। ऐसा कर उसने रूस को बेनकाब कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में तैनात सेनाएं पूरी तरह असुरक्षित है। उनके पास वो हवाई सुरक्षा नहीं है जो उन्हें बचाने के लिए होनी चाहिए थी। यूक्रेन ने रूस के सीमा क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे और मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे अहम शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये यूक्रेन की योजना थी, और टोच ने ओपन सोर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार ये कई महीनों से बनाई जा रही थी। उस समूह ने जून 2025 से मार्च 2026 के बीच रूस के मुख्य भूभाग और कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर हुए 1530 काइनेटिक एक्शन कहे जाने वाले हमलों की पुष्टि की है। ये ड्रोन और मिसाइल हमलों का अच्छा तरीका है, लेकिन सबसे दिलचस्प है कि यूक्रेन ने अधिकतर किसे निशाना बनाया। 1530 में से 493 हमले रूसी वायु रक्षा अवसंरचना पर किए गए, जिसमें वायु रक्षा प्रणालियां खुद, रडार और इसी तरह के सहायक उपकरण शामिल हैं। ये यूक्रेन के कुल हमलों का करीब 1/3 है, जो 3/4 साल में हुए। इसके अलावा A2AD संपत्तियों पर यूक्रेन के ड्रोन ने 433 हमले किए। A2AD का मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, और ये एक सैन्य शब्द है जिसका इस्तेमाल उस किसी भी चीज के लिए किया जाता है जिसे कोई सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्र में दुश्मन की पहुंच रोकने के लिए इस्तेमाल करती है।
हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिन्हें अक्सर ड्रोन को रास्ते से भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और विमान भी, जिन्हें यूक्रेन द्वारा छोड़े गए ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वे संसाधन जो रूस के द्वारा कब्जा किए गए इलाकों के ऊपर आसमान की रक्षा करने की कोशिशों का समर्थन करते हैं। टोचने रिपोर्ट के बाद यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करने की रणनीति और तेज कर दी है। अब यूक्रेन के 54.8% हमले वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यूक्रेन पहले से ही चल रही उस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है जिसका मकसद उस देश की ताकत को कमजोर करना है जो इतने लंबे समय से यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन अब सिर्फ रक्षा की मुद्रा में नहीं है। अगर हवाई हमलों की बात करें तो वह अब आक्रामक रुख अपना चुका है, और ये हमले इसलिए मुमकिन हो पाए हैं क्योंकि यूक्रेन ने उन रक्षा प्रणालियों को खत्म कर दिया है जो इन्हें रोकने के लिए बनाई गई थीं। वो हथियार जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया था, वही अब उसी चीज का शिकार हो गए हैं जिसे रोकने के लिए उन्हें तैनात किया गया था। अब रूस और कब्जे वाले इलाकों में भी वही दर्द महसूस हो रहा है। जैसा कि टॉचने कहते हैं, भालू अंधा हो गया है। हमें देखना है कि यूक्रेन ने रूस या कब्जे वाले इलाकों में क्या किया ताकि इसका मतलब समझ सके। ये हमला सब कुछ बताता है। RR 280 नोवोरोसिया हाईवे पर, जो रूस के रोस्तोक क्षेत्र को क्रीमिया और यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिणी हिस्सों से जोड़ता है, ड्रोन उड़ रहे हैं और ट्रक जल रहे हैं। अब उस हाईवे पर यात्रा सीमित कर दी गई है क्योंकि यूक्रेन ने 1 जून तक 150 वाहनों को नष्ट कर दिया था, और तब से शायद दर्जनों अगर सैकड़ों नहीं तो और भी ज्यादा वाहन नष्ट हो चुके हैं। ये हाईवे रूस को क्रीमिया से जोड़ता है और रूस के लिए जरूरी है ताकि उसकी सप्लाई कब्जे वाले क्षेत्रों और यूक्रेन के दक्षिण में बनी रहे। लेकिन अब नई पीढ़ी के मिडल रेंज ड्रोन के कारण यह लगभग बेकार हो गया है। यूक्रेन द्वारा रूस की कई एयर डिफेंस नष्ट करने से इस जमीनी पुल को बेकार करना संभव हुआ। और भी कई उदाहरण हैं। जून में यूक्रेन ने ड्रोन भेजकर खेरसोन ओब्लास्ट में चिनार ब्रिज पर हमला किया। वह पुल भी एक और लॉजिस्टिक धमनी है जो क्रीमिया को यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिण से जोड़ती है, और यूक्रेन ने इसे एक और निशाना बनाया है जिसे अब तबाह किया जाना है क्योंकि रूस की एयर डिफेंस टूट चुकी है। 9 जून को खेरसोन के कठपुतली गवर्नर वोलोदिमिर साल्दो ने बताया कि यूक्रेन ने पुल पर फिर हमला किया और उसे फिर नुकसान पहुंचा। 7 जून के पिछले हमले के बाद रूस को ड्राइवरों के लिए वैकल्पिक रास्ते चुनने पड़े थे। बार बार हमले नहीं होने चाहिए। अगर रूस 7 जून के हमले को रोकने में असफल रहा तो कम से कम 9 जून के हमले के लिए हवाई सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी। रूस असफल रहा, न तो इसलिए कि वह सुरक्षा तैनात नहीं करना चाहता था और न ही इसलिए कि उसने चेरनिहिव पुल के महत्व को समझने में असफलता पाई। रूस की समस्या यह है कि सैकड़ों की संख्या में वायु रक्षा संसाधनों को खो देने से उसकी सुरक्षा पूरी तरह से कमजोर हो गई है। रूस ने कब्जे वाले क्षेत्रों में अपनी रक्षा के लिए जो थोड़े बहुत सुरक्षा उपाय किए थे वे भी अब छिन चुके हैं, जिससे उसकी सेना पूरी तरह से खुली और असुरक्षित रह गई है, जो यूक्रेन के ड्रोन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसी वजह से हमें बार बार हमले देखने को मिलते हैं। रूस जानता है कि ये हमले होने वाले हैं, लेकिन उसके पास इतनी सुरक्षा नहीं है कि वह आने वाली भीड़ के खिलाफ कुछ कर सके। रूस की वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरी का असर सिर्फ कब्जे वाले यूक्रेन तक सीमित नहीं है। पुतिन के गृहनगर और रूसी ठाट बाट के सबसे बड़े प्रतीक सेंट पीटर्सबर्ग में भी हमला हुआ है। पुतिन ने वही शहर चुना जहां रूस हर साल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच आयोजित करता है ताकि अर्थव्यवस्था की ताकत दिखा सके और अन्य देशों से संबंध बना सके। इसे रूसी दावोस कहा जाता है, जो 3 जून से 3 दिनों तक चला। यूक्रेन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत और अंत ड्रोन हमलों से की। पहले फोरम के उद्घाटन दिन सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास की महत्वपूर्ण सुविधाओं पर हमला किया और फिर फोरम के खत्म होने पर और हमले किए। ये समय चुनना संयोग नहीं था। यूक्रेन ने रूस को दिखाना चाहा कि वो सेंट पीटर्सबर्ग पर कभी भी हमला कर सकता है, और उसने वही समय चुना जब सबकी नजरें इस शहर पर थीं। सोचिए इसका क्या मतलब है। यह कार्यक्रम रूस के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका था। सेंट पीटर्सबर्ग की सुरक्षा पूरी तरह मजबूत की गई थी ताकि कोई गलती न हो। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यूक्रेन के ड्रोन रूस की हवाई सुरक्षा में घुस गए
जिससे रूस की सुरक्षा व्यवस्था की असलियत सामने आ गई। ये हमले रूस की दयनीय विजय दिवस परेड के तुरंत बाद हुए। ये परेड, जिन्हें रूस की सैन्य शक्ति का एक और बड़ा प्रदर्शन माना जाता है, इस बार इतनी सीमित कर दी गई कि जब परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर से गुजरी तो एक भी सैन्य उपकरण प्रदर्शित नहीं किया गया। क्यों? रूस को डर था कि यूक्रेन इस परेड पर हमला कर सकता है और रूस की कमजोर वायु रक्षा प्रणाली बड़े ड्रोन हमले को रोक नहीं पाएगी। क्रिश्चियन टेरेस के अनुसार लेनिनग्राद और मॉस्को क्षेत्र रूस की युद्ध मशीन के लिए घनी आबादी वाले और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन उनके खिलाफ आर्थिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध सफलतापूर्वक चला रहा है। यूक्रेन ने रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर हमलों से यही स्थिति बनाई है। वे इतने कमजोर हो गए हैं कि अब रूस और कब्जे वाला क्षेत्र असुरक्षित है और रूस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो रूस की सबसे बड़ी ताकत थी वही अब उसकी कमजोरी बन गई और यूक्रेन युद्ध में ये बड़ा मोड़ है। इससे पहले कि हम कारण बताएं, याद रखें आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस न हो। इसका मतलब रूस के लिए क्या है जब पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के अपने विनाशकारी अभियान को जारी रखे हुए है। अब रूस पूरी तरह बेनकाब हो गया है। उसके पास सभी संसाधनों की रक्षा के लिए पर्याप्त वायु रक्षा नहीं है। ये बात एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रेडीनेस डिपार्टमेंट प्रमुख गर्ट काजुस ने कही, न कि हम या यूक्रेन ने। उनका कहना है कि रूस अपनी वायु रक्षा मिसाइलों का जो कुछ भी बचा है उसे बहुत तेजी से खर्च कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसके पास मिसाइलें भी कम बची हैं और उन्हें दागने वाली प्रणालियां भी। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में रूस की रक्षा प्रणाली इतनी कमजोर है कि यूक्रेन ने कुछ जगहों पर वायु श्रेष्ठता पा ली है और आसमान पर नियंत्रण बना लिया है। RR-280 के अलावा यूक्रेन M14, M04 और HH-20 राजमार्गों पर भी हमले कर रहा है जो डोनेट्स्क से जुड़े हैं। इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि रूस की वायु रक्षा प्रणाली को इन हमलों को रोकना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रही है। यूक्रेन उन सभी को नष्ट कर रहा है। रूस का साम्राज्य अब धीरे धीरे अंधा हो रहा है, खासकर आसमान से आने वाले खतरों के मामले में। अगर वायु रक्षा प्रणालियां नहीं तो रडार नष्ट हो रहे हैं। रडार को बदलना महंगा होता है और इन्हें खो देने का मतलब है कि एक सामान्य रूप से काम कर रही वायु रक्षा प्रणाली भी किसी बड़े लक्ष्य को नहीं मार सकती। छोटे ड्रोन की तो बात ही छोड़िए जो अगले हमले के लिए जा रहा है। अब यूक्रेन के पास 3 स्तरीय रणनीति है। FPV ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक हमला कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के पीछे 35 किलोमीटर तक पहुंच रहे हैं ताकि रूसी उपकरणों और हमले की कोशिश कर रहे सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। मिडिल रेंज ड्रोन मोर्चे से 150 किलोमीटर दूर काफिलों व एयर डिफेंस पर हमला कर मिडिल रेंज स्ट्राइक की तैयारी और लंबी दूरी के ड्रोन के लिए रूस की ओर सुरक्षित हवाई गलियारे बना रहे हैं। जहां तक रूस की बात है वह घबराहट की स्थिति में है। कीव पोस्ट के अनुसार रूसी सैन्य ब्लॉगर मानते हैं कि सैन्य काफिलों को यूक्रेन के ड्रोन से बचाव के लिए अपने रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम रखने चाहिए। शायद यह तर्कसंगत है, लेकिन जब यूक्रेन रूस के एयर डिफेंस नेटवर्क को नष्ट कर रहा है तो रूस ये चीजें कहां से लाएगा? अन्य युद्ध ब्लॉगर अपना गुस्सा पुतिन और उनके साथियों की ओर मोड़ रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि वे विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रहे हैं और अब रूस पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, जितना कि 2022 में पुतिन ने अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन की रिपोर्ट है कि ये ब्लॉगर अब पहले से ज्यादा साहसी होकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं, जबकि पहले वे केवल रूस के चुने हुए जनरलों को निशाना बनाते थे। RBC यूक्रेन का कहना है कि ये आलोचना क्रेमलिन के भीतर गहराई तक महसूस की जा रही है, यहाँ तक कि रूस अपने सैन्य ब्लॉगरों को सेंसर करने की कोशिश कर रहा है और वे जिन सोशल मीडिया चैनलों का इस्तेमाल करते हैं जैसे टेलीग्राम, उन पर कार्रवाई कर रहा है। ये पुतिन की एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है। जब वे किसी वास्तविक समस्या का सामना करते हैं तो वे उसका सामना करने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन पुतिन के सामने जो समस्या है उसे और भी गंभीर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2026 के पहले 4 महीनों में यूक्रेन ने 2025 की इसी अवधि की तुलना में 441% अधिक टोही ड्रोन बनाए। ये वही ड्रोन हैं जो रूसी ठिकानों की निगरानी करते हैं
और हमला करने के लिए वायु रक्षा संसाधनों की पहचान करते हैं। यूक्रेन ने इस दौरान मिड स्ट्राइक ड्रोन का उत्पादन 312% बढ़ाया ताकि टोही ड्रोन के आदर्श लक्ष्य मिलने पर हमले के हथियार मिल सके। लेकिन असली समस्या यही है। यूक्रेन ने रूस के वायु रक्षा नेटवर्क को इतना तोड़ दिया है कि उसके ड्रोन अब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे उसके सबसे अहम शहरों तक पहुंच रहे हैं, और ये अपने आप में ही काफी बुरा है। लेकिन पुतिन के लिए असली समस्या यह है कि रूस के पास अब कोई असली तरीका नहीं बचा है जिससे वह हालात को पलट सके और अपनी इज्जत वापस पा सके। रूस समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। ज़ाक 30 सिटाडेल का विकास उनमें से एक है। यह नया वायु रक्षा हथियार नहीं बल्कि 30 मिमी गनों के चारों ओर बनी टर्रेट है, जिसमें रडार, स्वचालित फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग जोड़ी गई है ताकि ये गन प्रोग्रामेबल एयर बर्स्ट गोला बारूद चला सके। यह स्पष्ट है कि रूस यूक्रेनी ड्रोन से निपटने के लिए बेहतर समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, जो अक्सर अधिक उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर नष्ट कर देते हैं। यूक्रेन के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए यह विचार समझदारी भरा हो सकता है, लेकिन कुछ गनें रूस की वायु रक्षा समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगी और इन्हें इतनी बड़ी संख्या में तैनात करना भी संभव नहीं लगता कि ये असली फर्क ला सके। और यही रूस की असली समस्या की ओर इशारा करता है जो इन सब के पीछे छिपी हुई है। देश और कब्जे वाले इलाके मिलाकर रक्षा के लिए बहुत सी जमीन है, पर वायु रक्षा प्रणालियां और मिसाइलें कम होती जा रही है। ज़ाक 30 सिटाडेल जैसी अस्थायी व्यवस्थाएं रूस की उस समस्या का हल नहीं है जिसमें वह यूक्रेन से खोई वायु रक्षा प्रणालियां और मिसाइलें दोबारा नहीं बना पा रहा। मिसाइल मामले में रूस खुद की मदद नहीं कर रहा। 5 जून की एक रिपोर्ट में यूरोमाइडन प्रेस ने बताया कि रूस ने अपनी वायु रक्षा मिसाइलों को यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस ने इन रूपांतरणों की गति को 2 गुना कर दिया है, जिसका मतलब है कि उसके हवाई हमले और भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। रूस को यह ताकत पाने के लिए अपनी पहले से कम वायु रक्षा मिसाइलों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये एक दूरदर्शिता से रहित रणनीति है जो दिखाती है कि रूस कितना ज्यादा मजबूर हो गया है। रूस उन हथियारों को ही खत्म कर रहा है जिनकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वह यूक्रेन पर कुछ और हताशा भरे हमले कर सके। रूस एक निर्णायक वार करने की उम्मीद कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि दुनिया यह जाने कि असल में हम यहाँ जो देख रहे हैं वह जीत के लिए उसकी आखिरी हताश कोशिश है। हम अभी भी मूल समस्या का समाधान नहीं देख रहे। रूस पहले ही रक्षा के लिए बहुत बड़ा था और यूक्रेन द्वारा रूसी वायु रक्षा नेटवर्क नष्ट करने के बाद यह कमजोरी और बढ़ गई। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक रूस का लगभग 1/4 हिस्सा अब यूक्रेन के ड्रोन की जद में है। ये तब तक खास नहीं लगता जब तक आप नहीं जानते कि रूस की 70% आबादी यही रहती है। इसका अर्थ है कि रूस की ज्यादातर सैन्य, औद्योगिक और ऊर्जा संपत्तियां अब यूक्रेन के हमले की सीमा में हैं। रूस के लिए ये अब भी बड़ा क्षेत्र है जिसकी रक्षा करनी है। इसलिए जब कोई वायु रक्षा या रडार बंद होता है, रूस को कठिन निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह टूटी प्रणाली बदलता है? रूस की सीमित वायु रक्षा उत्पादन के कारण अक्सर दूसरी जगह से प्रणाली हटाकर यहां लगानी पड़ती है। एक क्षेत्र को कमजोर करना पड़ता है ताकि दूसरा मजबूत हो, जो यूक्रेन के ड्रोन के लिए पहले ही कमजोर था। अगर प्रतिस्थापन प्रणाली नहीं लाई गई तो वही ड्रोन फिर हमला करेंगे। हमने देखा कि यूक्रेन ने चेर्निहिव ब्रिज पर ठीक ऐसा ही किया और इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रूसी रसद मार्ग को बुरी तरह बाधित कर दिया। रूस के लिए कोई भी फैसला सही नहीं है। जो भी विकल्प चुना जाए, रूस जिस चीज की रक्षा करना चाहता है और यूक्रेन जिस पर हमला करना चाहता है, वह असुरक्षित हो जाती है। रूस की कमजोरी बिल्कुल साफ है, अटलांटिक काउंसिल कहती है और जोड़ती है। सबसे अनुकूल परिस्थितियों में भी क्रेमलिन के लिए एक वास्तव में प्रभावी राष्ट्रीय स्तर का वायु रक्षा नेटवर्क तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। यह एक अच्छा तर्क है। भले ही रूस को यूक्रेन के लगातार बढ़ते ड्रोन खतरे का सामना न करना पड़ता, तब भी वह अपने क्षेत्र की सही तरीके से रक्षा नहीं कर पाता। उसे केवल अपने विशाल आकार और इस अस्पष्ट उम्मीद पर निर्भर रहना पड़ता कि उसके दुश्मन द्वारा बनाए गए हथियारों की मारक क्षमता इतनी नहीं है कि वे किसी भी चीज को निशाना बना सके। विडंबना यह है कि रूस
रूसी सुदूर पूर्व से वायु रक्षा प्रणाली नहीं हटा सकता, क्योंकि वे भी असुरक्षित है। इसलिए यूक्रेन की मारक सीमा में आने वाले इलाकों में खोई प्रणालियां नहीं बदली जा सकती। हम कई समस्याएं देख रहे हैं जिनका रूस के पास हल नहीं है। हम कहते हैं रूस नंगा है, मतलब यही है। उसका वायु रक्षा नेटवर्क पहले भी कमजोर था, अब और उजागर व कमजोर हो गया है। यूक्रेन बस बनाता रहेगा और कब्जे वाले क्षेत्रों में हमले होंगे, जिससे रूस के भीतर और हमलों की राह खुलेगी। 2026 में अब तक हमने प्रभावशाली प्रदर्शन देखा है, लेकिन यह अभी भी यूक्रेन की पूरी क्षमता से दूर है। जैसे जैसे वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट होंगी और ड्रोन उत्पादन बढ़ेगा, रूसी साम्राज्य की खुली पड़ी अनमोल संपत्तियों पर हमले तेज होंगे। पुतिन घुटनों के बल ला दिए जाएंगे और जब वो आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखेंगे तो उन्हें सिर्फ और अधिक यूक्रेनी ड्रोन ही दिखाई देंगे। यूक्रेन की शानदार रणनीति ने उसे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि वो उन जगहों पर भी हमला कर सकता है जहां पहले कभी किसी ने हमला नहीं किया। उसने यह जून की शुरुआत में किया। लक्ष्य था सेंट पीटर्सबर्ग के पास क्रोनस्टार्ट नौसैनिक अड्डा। पहली बार यूक्रेन के ड्रोन ने बाल्टिक अड्डे में घुसकर लक्ष्य पर हमला किया। उन्होंने क्या मारा, यूक्रेन ने कैसे किया, इन सवालों के जवाब हमारे वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो में रूस की विफलताओं का विश्वपनलेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।